और अलग अलग तरीके से बनाया जाता है क्वेश्चन को। देखिए फिजिक्स क्वेश्चन को समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि आप इसमें अच्छे से समझ के आंसर दे सकें। तो इसको देखते जाइएगा किस प्रकार से आप आंसर दिए हैं, मिलाते जाइएगा कि आपको भी पता रहेगा कि आप किस प्रकार से क्वेश्चन को हल किए हैं और आपको कैसे करना चाहिए था। चलिए आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, एक कमरे की छत से एक W1 बॉडी दिया, बॉडी यहाँ पर वस्तु को हम मान लेते हैं, ठीक है। बॉडी शरीर को नहीं, वस्तु को मान सकते हैं, अपर वस्तु, ठीक है। छत से W1 भार वाली वस्तु को W2 भार वाली जंजीर द्वारा लटकाया गया है। छत द्वारा जंजीर को खींचने के लिए लगाया गया बल है। तो यहाँ पर W1 दिया है, W2 दिया है, W1 प्लस W2, W1 और क्या है W2/2 यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए छत चैन यहाँ पर दिया है। छत जो है चैन और जो वस्तु है, वस्तु के वजन के बराबर होगा बल, ठीक है। तो ताकि चैन को जो एक साथ खींचा गया है तो दोनों के एक बराबर बल होगा, ठीक है। छत के चैन और जो वस्तु के चैन है दोनों का एक बराबर बल होगा। तो यहाँ पर दोनों का बराबर बल होगा तो मतलब खींचने का वाला बल जो होगा W1 और W2 होगा। मतलब यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। इसको और भी तरीके से हम बना सकते हैं, जैसे हम इसको ऐसे बना सकते हैं, देखिए ए हो गया और यहाँ से नीचे की ओर अब एक ऊपर में, बीच में सेंटर हो गया, हम यहाँ पर डॉट लगा देते हैं बीच में, और ऊपर से एक वस्तु जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। नीचे वाला जो है W1 प्लस W2 हो गया और एक ऊपर जो है यहाँ छत वाला जो है N, यहाँ पर N हो गया, नीचे डॉट हो गया। तो जैसे यहाँ पर बॉडी डायग्राम, यहाँ पर W1 और W2 प्लस W2 माइनस n कर देंगे, क्योंकि ये ऊपर की जा रहा है तो घट रहा है ना, इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। इस प्रकार से यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो हम इसको इस पर ले आएंगे तो हम कितना हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा W1 प्लस W2, ठीक है। तो ये हो जाएगा द सीलिंग, जो सीलिंग है वो खींच रहा है चैन को, फोर्स क्या लग रहा है W1 प्लस W2, n बराबर यहाँ पर ये हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी मतलब ये ऑलरेडी उपलब्ध है, यूट्यूब पर उपलब्ध है ये क्वेश्चन, ठीक है। मतलब पढ़ा दिया गया है किसी किसी के द्वारा ये क्वेश्चन, और उसी क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है यहाँ पर। तो ये हुआ है इस बार क्वेश्चन बहुत सारे जो है रिपीट हो चुका है, कोई नया क्वेश्चन अलग से ज़्यादा नहीं आया है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाता है। आगे देखिए ये भी क्वेश्चन पहले से डिटेल कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर दो उपग्रह ए और बी पृथ्वी के परितः एक ही कक्षा में घूम रहे हैं। बी का द्रव्यमान ए के द्रव्यमान का 2 गुना है, तब क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए बी का द्रव्यमान ए के द्रव्यमान का दुगना है, ए और बी का गतिज ऊर्जा बराबर होगा, ठीक है। तो पृथ्वी ए की स्थितिज ऊर्जा पृथ्वी बी के समान होगा। कैसे, तो इसका फॉर्मूला जो होता है पोटेंशियल एनर्जी PE होता है। तो PE बराबर जो होता है यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस में जाएगा, ऊपर के लिए यहाँ पर हो गया काइनेटिक और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के लिए हो गया यहाँ पर G कैपिटल हो गया। ये यहाँ पर द्रव्यमान हो गया किसका, वो हो गया आपका पृथ्वी का, सॉरी यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण हो गया। और M यहाँ पर कैपिटल हो गया, पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया। और M स्मॉल जो हो गया, A हो गया सैटेलाइट जो है उसका द्रव्यमान यहाँ पर आपका स्मॉल m से हो गया, R क्या है त्रिज्या हो गया। तो इस फॉर्मूला के आधार पर हम बनाएंगे तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो A वाला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मतलब A और B का चाल जो है समान होगा। स्पीड ऑफ A एंड B आर इक्वल यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाता है, जिसका ए था उनका सही है आंसर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर दिया है स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाइए, मैच कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है तो पहला दिया है धनात्मक बिंदु आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं हैं, यहाँ पर दिया है बी ऑप्शन दिया है। यहाँ पर ऋणात्मक बिंदु आवेश के कारण विद्युत, यहाँ पर मिलाना है, क्या होगा करेक्ट आंसर। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है धनात्मक आवेश से दूर और ऋणात्मक बिंदु जो होता है उसको दिखाता है। रियल में क्या होता है कि जैसे विद्युत क्षेत्र धनात्मक आवेश पर उत्पन्न होता है और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होता है, खत्म होता है, ठीक है। साथ ही जो फील्ड रेखाएं हैं कभी कभी एक दूसरे को नहीं काटती है,
याद रखिएगा, नहीं काटती है। यदि वे ऐसा करते हैं तो इसका तात्पर्य जो है उस बिंदु पर क्या है, विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हैं। मतलब यहाँ पर देखिए कि अगर वह नहीं काटती है मतलब वो त्रिज्या के बाहर की तरफ है, अगर अंदर की तरफ रहे तो काट सकता है। त्रिज्या क्या है, जो परिधि मतलब वृत्त होता है उसके अंदर त्रिज्या होती है। त्रिज्या अगर अंदर से जा रहा है तो कट करेगा, ठीक है, कट करेगा तभी तो त्रिज्या बनेगा। तो यहाँ पर आपका त्रिज्या जो होगा, यहाँ पर त्रिज्या के बाहर की तरफ, तो यहाँ पर आपका क्यू वाला होगा। तो ए का क्यू होगा, पी का यहाँ पर बी का क्या होगा, पी होगा। यहाँ पर आपका त्रिज्या के अंदर की तरफ बी हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक है धनात्मक है तो दोनों का अपोजिट यहाँ पर होगा। तो ऑप्शन ये वाला आपका राइट आंसर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इस क्वेश्चन को मैं एक बार बताया था, आप सबको याद होगा शायद। देखिए यहाँ पर दिया है, एक चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम है, यदि उसे अर्धवृत्ताकार मतलब सेमी सर्कल रूप में मोड़ा जाता है तब उसका चुंबकीय आघूर्ण होगा। मतलब न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पर आपका क्या होगा। तो जैसे अर्ध सेमी सर्कल बोल रहा है तो सेमी सर्कल, ये देखिए ये पूरा हो गया ना, ये पूरा सर्कल हो गया, तो हमें सेमी सर्कल बनाना है। तो सेमी सर्कल इसको आप मान लीजिए आधा, ये दोनों को यहाँ से कट कर दीजिए। मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर आप इसको इरेज कर देंगे तो इरेज कैसे होगा, तो यहाँ से इरेज हो जाएगा। देखिए ये इरेज हो जाएगा, मतलब इसके नीचे वाला ये मिट गया। अब यहाँ पर सेमी सर्कल हम इसको बना लेते हैं। क्लियर है, ये सेमी सर्कल बन गया। अब एक चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पर चुंबकीय हम बना देते हैं। तो यहाँ ऐसे इसको जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ लीजिए। यहाँ पर हमारा साउथ पोल हो गया, यहाँ पर हमारा नॉर्थ पोल हो गया। क्लियर है, यहाँ तक समझ गए सभी लोग। अब देखिए यहाँ पर इनिशियल जो शुरू वाला मूवमेंट है, यहाँ पर m बराबर, मतलब इसका हम जैसे AL 2L, L क्या है, इसका लेंथ हो गया। ठीक है, अब इसको हम देखिए दो वृत्त है यहाँ पर, तो जो बड़ा वृत्त है उसको कैपिटल M से दर्शाएंगे और जो छोटा है उसको स्मॉल m से दर्शाएंगे। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण को हम दर्शाएंगे यहाँ पर m से, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर दो है तो यहाँ पर हम इसको एक कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2L और एक m स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 क्या है, 2 यहाँ पर दो ध्रुव को बता रहे हैं यहाँ पर 2, और L क्या है, लंबाई है यहाँ पर। ठीक है, तो 2L क्या हो गया, यहाँ पर लेंथ जो है मैग्नेटिक लेंथ के दोनों को बता रहा है। और M जो है यहाँ पर जो कि स्ट्रेंथ को बता रहा है, जो पोल के दोनों को स्ट्रेंथ को बता रहा है M यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तो समझ गए। अब आगे देखिए, सेमी सर्कल जो है यहाँ पर रेडियस R जो है, R यहाँ पर रेडियस कौन सा होगा, तो स्मॉल r होगा। क्योंकि देखिए जैसे सेमी सर्कल के लिए स्मॉल r होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2r होगा। मतलब बिटवीन पोल्स, दोनों पोल्स के बीच में है, तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर 2r ले लेंगे। इस r को नहीं लेंगे, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं हम, इस r को नहीं, यहाँ पर 2r लेंगे। ठीक है, 2r हो गया। लिखते जाएंगे तो और चीज़ समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर लेंथ कितना दिया है, तो यहाँ पर 2L दिया है, तो मतलब 2L बराबर क्या हो जाएगा, एक पाई होगा, हम मानेंगे यहाँ पर नेतांक यहाँ पर, और R यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो R बराबर, हम R को इधर ले आते हैं तो R बराबर क्या हो जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2L अपॉन पाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इतना कॉपी में लिख लीजिए आप। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे न्यू लेंथ। लेंथ किसका लिखेंगे, हम चुंबक का न्यू लेंथ लिखेंगे, बराबर करके हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, दोनों पोल के डिस्टेंस लिखेंगे। तो डिस्टेंस लिखेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, यहाँ पर तो हम ये 2 इंटू कर देते हैं, यहाँ पर 2L दोनों की लंबाई, और यहाँ पर हम पाई नीचे कर देंगे। ठीक है, ये हो गया दोनों का। अब हम न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं यहाँ पर। अभी यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिएगा, सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे हम लोग निकालते हैं, तो आगे निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट। ये मतलब यहाँ पर उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, यहाँ पर बोलना जा रहा है। तो आप कैपिटल M के लिए निकालते हैं, एक के लिए निकालते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2L अपॉन में यहाँ करेंगे पाई, जैसा लिखा हुआ है वहाँ पर, यहाँ इंटू करेंगे स्मॉल m, समझ गए। अब इतना तो लिख देना। यहाँ तो क्या क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए शुरू में 2 लिखा, 2 इंटू 2L अपॉन पाई इंटू m लिखा। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 2L दिया है, अब देखिए नीचे पाई दिया है, तो इसको हम कट पिट कर देते हैं। तो यहाँ पर अपना जो है कटेगा, देखिए यहाँ पर 2 ऊपर में 2 हो जाएगा, m यहाँ पर देखिए 2L के लिए, यहाँ पर 2m के लिए, तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा 2m हो जाएगा। 2m अपॉन पाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर आपका कौन सा होगा, तो 2m अपॉन पाई, मतलब यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन
करेक्ट हो जाता है। देखिए ये बहुत ईजी है, इसको आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, अच्छे से बनाइए मस्त कॉपी में और इसको आप आंसर मिलाने का प्रयास कीजिए। आपका करेक्ट 100% सही होगा आंसर। यहाँ पर आपका डी वाला जो मारे हैं उनका सही है। ठीक है, आप निकाल सकते हैं इसको, बहुत ही ईजी है। पहले तो सेमी सर्कल बनाओ, साउथ और नॉर्थ दो थे चुंबक का पोल रखिए और दोनों पोल की लंबाई को 2l से दर्शा दीजिए। जो कि शुरुआती चुंबकीय आघूर्ण है उसको आपको यहाँ पर m से दर्शाना है। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लास्ट में न्यू मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो यहाँ पर m बराबर हो जाएगा आपका 2 × 2l अपन पाई हो जाएगा। उसके बाद इंटू कर दे m से, स्मॉल m से, उसके बाद उसको कट पीट उसको कैलकुलेशन करेंगे तो 2m कैपिटल M आएगा ना, उसके नीचे पाई आएगा। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पर सवाल दिया है, इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया है एक रेडियोधर्मी नमूने की सक्रियता 3 दिन में घटकर अपने प्रारंभिक मान की 1/3 रह जाती है, 9 दिन पश्चात सक्रियता रहेगी, यहाँ पर पूछ रहा है। तो ऐसे 9 या 27 ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसको फॉर्मूला के अनुसार हमें बनाना है तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको दर्शाना है, जैसे रेडियोधर्मी, यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी हम करना है तो हम R लिख सकते हैं या फिर आप A लिख सकते हैं। A को दर्शा जैसे एक्टिव ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल ऐसे करके दर्शा सकते हैं एक्टिविटी ऑफ, और A0 को हम इनिशियल एक्टिविटी मान सकते हैं और उसका टाइम को हम 0 रख सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद 3 दिन का मान निकाल लीजिए, उसके बाद 9 दिन का मान निकाल लीजिए, दोनों का आंसर। एक मैं सोल्यूशन आपको बता के दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल को हम दर्शाएंगे तो हम उसे ए से दर्शाएंगे। ठीक है, किसको? एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल की हम यहाँ पर दर्शाएंगे। तो इसके लिए हम ए बराबर हम यहाँ पर लिखेंगे A0 ई पर हम यहाँ पर डालेंगे, क्या डालेंगे यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर लैम्डा टी डालेंगे। टाइम क्या है? 0 है, यहाँ पर टी डालेंगे, लैम्डा टी हो गया। उसके बाद A0 का यहाँ पर आपका जो है इनिशियल एक्टिविटी क्या होगा, तो यहाँ पर टाइम जो होगा एक्टिविटी टाइम क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, 0 होगा। अब यहाँ पर समझिए इतना क्लियर हो गया। हम 0 टाइम के यहाँ रख दिए तो हम 3 दिन का निकालते हैं तो 3 दिन टाइम में हम कंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं पहले, उसके बाद हम 3 दिन का निकालते हैं तो आफ्टर 3 डेज के हम निकालेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा? A0/3 लिख देंगे। क्लियर है? उसके बाद हम लिखेंगे इज इक्वल टू करके A0, उसके बाद ई के माइनस हम कितना डालेंगे? 3t डालेंगे, इतना डालेंगे। तो कॉपी में लिख लीजिएगा। तो इसको हम कट पिट करेंगे, इधर लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो ई माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3t इज इक्वल टू यहाँ पर कट हो जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। 1/3 आ गया, ये 3 दिन का हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से 9 दिन का निकालेंगे तो बस यहाँ पर 3 के जगह के आपको क्या रख देना है? 9 रख देना है। बस सारा कलर सेम टू सेम वही रहेगा। तो यहाँ पर हम 9 रखेंगे तो हम यहाँ पर 9 आफ्टर 9 दिन के लिए निकालेंगे तो ए बराबर यहाँ पर हो जाएगा, क्या होगा? तो ए बराबर हो जाएगा A0 ई हो जाएगा -9t हो जाएगा इज इक्वल टू करेंगे हम तो A0 हो जाएगा। उसके बाद कोष्टक में हम ले लो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 3t, उसके बाद क्या हो जाएगा? 3 अलग से जुड़ेगा क्योंकि देखो 3 तिहाई 9 लिखना है हमें ना, 9 दिन का निकालना है। तो ऐसे लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, आपकी इच्छा ऐसे, या फिर ई बराबर यहाँ पर लिख दो हम यहाँ पर 9t हो जाएगा। उसको हम नीचे कैलकुलेशन करेंगे इज इक्वल टू करेंगे हम यहाँ पर t है। ठीक है, उसका नीचे कैलकुलेशन करेंगे तो हम यहाँ पर 1/3 लिखेंगे। इसको हम क्या करेंगे? 3 से वो करेंगे, क्यू करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1/27 हो गया, मतलब 1/27। तो एक्टिविटी ए बराबर क्या होगा? ए को हम A0 लिख सकते हैं ऊपर में, देखिए A0 लिख सकते हैं या फिर 1 लिख सकते हैं। तो हमारे ऑप्शन में दिया है 1 दिया है, तो हमारा ऑप्शन में 1 वाला पहला वाला आपका राइट आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ये वाला प्रारंभिक की यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसको बना के देखिएगा आप लोग, यहाँ पर आपका ये वाला राइट आंसर हो जाता है। आगे सवाल यहाँ पर दिया है, देखिए इस सवाल को अच्छे से देखिए। यहाँ पर चित्र अनुसार दिया है, चित्र में देख लीजिए। यहाँ पर दीवार चिकनी है परंतु ए व बी की संपर्क सतह खुरदरी है। संतुलन में ए के कारण बी पर लगने वाला घर्षण है
ऊपर की तरफ नीचे की तरफ शून्य निकाय संतुलन में नहीं रह सकता है। देखिए मैं इसको कई लोगों ने आंसर अलग अलग दिए होंगे, कई लोगों ने डी दिया होगा, कई लोगों ने शून्य दिया होगा, कई लोगों ने नीचे तरफ दिया होगा, कई लोगों ने इस प्रकार से दिया होगा आंसर, ठीक है। लेकिन मैं क्लियर करता हूँ, यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि तभी आप समझ जाएंगे। देखिए सबसे पहले देखिए कि यह जो है सिस्टम यहाँ पर पहला तो देखिए खुरदुरी है, संतुलन में ए और बी के कारण लगने वाला घर्षण है। पहले ये संतुलन में नहीं रह सकता क्योंकि दीवार जो है चिकनी है और संपर्क में जो है ए और बी की जो सतह है वह खुरदुरी है। देखिए यहाँ पर ए और बी की संपर्क सतह खुरदुरी है, यहाँ पर उधर है। तो जो ऊपर की ओर है वो ऊपर से क्या होगा, ऊर्ध्वाधर बल लगेगा, मतलब यहाँ पर इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पर फोर्स लगेगा। किस प्रकार से, ऊपर की ओर यहाँ पर लगेगा। तो ये जो है ऊपर के जो यहाँ पर जीरो होगा, ये फोर्स क्या होगा, जीरो होगा यहाँ पर। और नीचे जो है ये वाला है, यहाँ पर हो जाएगा आपका एम, स्मॉल एम ए। यहाँ पर एम एक वस्तु का द्रव्यमान हो गया, ए यहाँ पर वस्तु का नाम हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर स्मॉल एम हो गया और यहाँ बी वस्तु का नाम हो गया और यहाँ पर जी आपका एक गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। तो यहाँ ये एम द्रव्यमान हो गया एनो का और जी गुरुत्वाकर्षण, तो मतलब ए हो गया। अब इधर से फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप समझने का प्रयास कीजिए, इसको समझ जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए तो ये जो है ऊर्ध्वाधर बल नीचे की दिशा में है, तो इसलिए क्या हो गया, संतुलित में नहीं रह सकता। मतलब यहाँ पर देखिए ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच कोई घर्षण कार्य नहीं कर रहा है, तो इस ब्लॉक में नीचे गिरेंगे, ठीक है। इस ब्लॉक में कोई संतुलन नहीं रह सकता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ पर जो है दोनों में त्वरण क्या हो गया, नीचे की ओर जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों के जो है बाह्य बल जो है समान है, तो यहाँ पर आपका जो है ये दो आंसर हो सकता है। इसके बीच जो है घर्षण बल क्या होगा, शून्य है, ठीक है। घर्षण बल क्या है, तो शून्य है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले समझेंगे तो यहाँ पर ए और बी दोनों लग रहा है, मतलब यहाँ पर ए और बी का मतलब नहीं, यहाँ पर देखिए सी और डी दोनों लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि जीरो होगा पहला और इसमें आपका जो है निकाय संतुलन नहीं रह सकता, ये दोनों होगा करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ पर आपका एक चुनना है, तो यहाँ पर हम इसको चुनेंगे किसका, तो यह लास्ट आपका करेक्ट हो जाए। आप देखते हैं व्यापम कौन से आंसर को इंक्लूड करता है यहाँ पर, ये होगा आपका राइट आंसर डी वाला। आगे सवाल है यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, तीन आवेश अनंत पत्रकों को एक वाई तल के अनुदिश चित्रानुसार समांतर रखा गया है, जिनका आवेश घनत्व प्रदर्शित करता है। बिंदु P पर आवेश क्षेत्र का मान यहाँ पर दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पर पैरेलल दिया हुआ है, तीन चीज़ें यहाँ पर देखिए लाइन दिया हुआ है। अब हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार से बनेगा इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि यहाँ पर Z3 ये क्या है, तो ये जो ऊपर वाला प्लस दिख रहा है इसको बोलते हैं सिग्मा, इसको बोलते हैं लोअर लेटर बोलते हैं, लोअर केस बोलते हैं इसको। जैसे अपर केस में क्या होता है कि ऐसे रहता है और जो लोअर केस होता है उसको ऐसे हम दर्शाते हैं, ठीक है। ये इसको क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं, ठीक है। याद यहाँ तो समझ गए सिंबल को। आगे दिए हैं यहाँ पर देखिए दिया है ई टाइप से दिया है, ई टाइप से नीचे दिया हुआ है, तो इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। यहाँ पर बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन ये लोअर केस है। अपर केस में इसको बोलते हैं, अपर केस लेटर में ई जैसा रहता है ये, ठीक है। ये लोअर है तो लोअर केस लेटर बोलेंगे इसको। इसके बारे में डिटेल बताता हूँ मैं आप सबको अभी। इसके अपॉन में क्या करेंगे 2, उसके बाद एप्सिलॉन हो जाएगा, लोअर केस 0 यहाँ पर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 सिग्मा लोअर केस हो जाएगा, में 2 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, उसके बाद -1 सिग्मा हो जाएगा, उसके बाद अपन में हो जाएगा 2 सिग्मा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर के हम नियतांक रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 सिग्मा हो जाएगा। कॉपी में बनाते जाएंगे तो आसान पड़ेगा। उसके बाद 2 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा इक्वल टू के बार के यहाँ पर नियतांक हम रख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिए कॉपी में। अब लास्ट स्टेप में हो जाएगा हमारा देखिए -2 सिग्मा हो जाएगा अपन में एप्सिलॉन 0, यहाँ पर के नियतांक हो गए बराबर में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस में आएगा, यहाँ पर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल यहाँ पर दिया है देखिए, यहाँ पर लिखा है कैपेसिटर के यहाँ पर बारे में बता रहा है, चित्र के अनुसार परिपथ में ए और बी के मध्य तुल्य धारिका यहाँ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर समझिए जैसे एक कैपेसिटर यहाँ पर दिया हुआ है, समझिए कि प्रयास ये समांतर में 2
कैपेसिटर के सामान्य धारिता जो पर्सनल कैपेसिटेंस होता है उसका योग होता है एक साथ। तो यहाँ पर जैसे हम अगर दो का अगर जोड़ा बना लेते हैं तो कैपेसिटर के नेटवर्क को जितने भी हैं उसको हम जोड़ देते हैं एक साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। और यहाँ पर यह इसमें दो आंसर हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपका जो है पहला ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया है, देखिए सघन माध्यम पर जो जब कोई तरंग परिवर्तित होता है तब उसकी कला में परिवर्तन होता है, यहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ है। सबसे पहले समझते हैं हम कि जैसे रिफ्लेक्शन का नियम कैसे होता है। सबसे पहले देखिए ये क्या है, ये क्या है, इंटरफेस है, मतलब प्लेन सरफेस है, ठीक है। यहाँ से हम यहाँ पर रेज आता है, किरण यहाँ से आता है, तो ये क्या होता है, इंसिडेंट रेज है। ये क्या है, इंसिडेंट रेस है, ठीक है, रे। उसका इधर जाता है तो ये होता है रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड। और जो बीच में होता है उसको नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो गया, आई से दर्शाते हैं इसको हम। तो ये होता है रिफ्लेक्शन का रूल होता है। देखिए जब कोई प्रकाश अधिक सघन माध्यम से परावर्तित होता है तब शिखर की जो परत होती है, जो यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा है, वह तरंग जो है 180 चरण पर क्या होता है, गुजरता है। तो यहाँ पर हमारा 180 होगा, तो मतलब यहाँ पर डी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन 180 इज राइट आंसर हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर प्रकाश की किरण आपतित होने पर कुछ भाग परावर्तित कुछ भाग अपवर्तित होता है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। देखिए बहुत ईजी है, इसको बनाने हम देखते हैं किस प्रकार से बनता है। तो इमेज को पहले अच्छे से देख लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर U1 और U2 सॉरी म्यू यहाँ पर दिया हुआ है, म्यू1 म्यू2 यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा साइन आई म्यू2 अपॉन म्यू2 म्यू स्क्वायर 1 म्यू स्क्वायर 2, यहाँ पर 1/2 आपका करेक्ट, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखिए इसके पहले कैसे है समझते हैं कि पहले देखिए यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए आई हो गया, एक आई होता है प्लस आर आपतित और आर यहाँ पर रेडियस दोनों को हम जो रिफ्लेक्ट जिससे पहले आपतित जो आ रहा है उसको आर से हम काउंट करते हैं। यहाँ पर जैसे कि देखिए आई दिया है और इधर आर दिया है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है ऐसे, ये दोनों को हम यहाँ पर करेंगे तो इंक्लूड कितना हो रहा है 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 90 हो रहा है यहाँ पर ना, 90 हो रहा है यहाँ पर जैसा इमेज में दिया हुआ है, जैसे हम लिख दिया। तो आर को हम इधर ले आते हैं, अब हम इज इक्वल टू 90 हो गया, 90 डिग्री माइनस आई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब हम देखिए यहाँ पर म्यू1 साइन आई दर्शाएंगे तो कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर म्यू1 यहाँ पर हो गया साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर हो जाएगा, साइन आर। देखिए यहाँ तक लिख ली, इसको कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, हम इसको मिटा देता हूँ अभी। तो यहाँ देखिए मिटाने लिख लीजिए, इसको सभी लोग लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू होता है यहाँ पर म्यू2 और यहाँ पर साइन आर का हम मान रख देंगे, जैसा मैंने पिछले मान में निकाला समीकरण 1, उसको लिख दीजिए आप ही जैसे भी। तो यहाँ पर रखेंगे मान तो क्या हो जाएगा साइन, उसके बाद 90 - 1, तो जैसे साइन 90 - 1 इज इक्वल टू कितना होता है कॉस थीटा होता है। तो कॉस यहाँ पर हो जाएगा, तो इसको हम लिख देते हैं म्यू2 कॉस थीटा, लिख देते हैं कॉस थीटा हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर समझिए कि साइन इधर हो गया और उधर क्या है कॉस है। तो साइन यहाँ पर अब कॉस है मतलब टैन है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टैन और उसके बाद आई, अब दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर म्यू2 अपॉन म्यू1 हो जाएगा। यहाँ तक आप लिख लीजिए, यहाँ तक लिख लिए। अब इसको हम मिटा देता हूँ मैं। अब यहाँ पर आगे हम लोग इसको हम यहाँ पर बनाते हैं क्या, तो यहाँ पर हम इसको त्रिभुज बनाते हैं इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हम लिखेंगे म्यू2 और नीचे लिखेंगे म्यू1।
ठीक है। और यहाँ पर आपका जो है ये हो गया। अब इसको देखिए यहाँ पर, अब लेंथ यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर सबको इंक्लूड करके, तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइन आई बराबर हो गया म्यू 2 अपन में, यहाँ पर इसको रूट के अंदर ले लेते हैं म्यू 2 और यहाँ पर म्यू 1 का स्क्वायर, इस प्रकार से। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर राइट आंसर फर्स्ट वाला हो जाता है। बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। आप जैसे जैसे मैंने बताया उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले आप समझ लीजिए यहाँ पर कैसे कैसे होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए आई और आर दिया है, इसका मान यहाँ पर 90 दिया हुआ है, मतलब आई और आर को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 90 आएगा। तो हम अब आर का मान निकालना है, तो हम आई को उस पर ले जाएंगे, तो 90 में हम आई को घटा देंगे तो हमारा आर का मान निकल जाएगा। क्लियर है। अब म्यू 1 साइन आई बराबर हम लिख देंगे म्यू 2 साइन आर, कोई दिक्कत नहीं है, साइन को हम जोड़ दिए। अब उसके बाद म्यू 1 साइन आई बराबर साइन जो आर है उसका हम मान रख देंगे जो ऊपर में लिए थे, तो साइन 90 - 1 करेंगे तो हम कॉस थीटा में चेंज कर देंगे उसको। अब साइन और कॉस को हम करेंगे तो यहाँ पर टैन हो जाएगा, तो टैन को आई को हम लिख देंगे U2 अपन U1 लिख देंगे। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला के अनुसार इसको हम चेंज करेंगे, तो यहाँ पर साइन आई U2 नीचे रूट डालेंगे तो U2 का स्क्वायर U1 का स्क्वायर करके हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा जाएगा, ये वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, एक वस्तु का अक्ष ए और बी के परितः जड़त्व आघूर्ण क्रमशः ए व आई डी है। अक्ष ए वस्तु के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरता है जबकि बी नहीं, तब क्या होगा, ये राइट आंसर क्या होगा। देखिए द्रव्यमान के केंद्र से गुजरने वाली धुरी पर जड़त्व का जो होता है टाइम होता है वह समांतर धुरी पर तुलना में हमेशा कम होता है। तो हम एक अलग समांतर अक्ष के बारे में जड़त्वाघूर्ण को हम कह सकते हैं। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा इफ़ द एक्सिस आर पैरेलल, यहाँ पर आपका ए वाला सी ऑप्शन राइट आंसर होना चाहिए। यहाँ पर जिन्होंने सी मारा है करेक्ट आंसर होगा उनका सी ऑप्शन, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर आपको समझना है कि चित्र तार P और Q से बढ़ती हुई धारा प्रवाहित हो रही है, कुंडली A और B में प्रेरित धारा है, क्या होगा, राइट आंसर यहाँ बताइए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंज का नियम को समझना पड़ेगा। यदि लेंज का नियम जानते होंगे तो यहाँ पर आपने सही आंसर चुना होगा। तो देखिए कुंडली के अंदर जो है PQ एक धारा है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखा तलों को यहाँ पर निर्देशित कर रहा है P और Q। ठीक है, यहाँ पर इसमें धारा प्रवाह बढ़ रही है, मतलब लेंज के नियम के अनुसार लूप में धारा ऐसी दिशा में प्रवाह होगी। यहाँ पर लेंज के नियम को समझेंगे तो यहाँ पर दाहिने हाथ के नियम के अनुसार धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित होना चाहिए। धारा जो है वामावर्त, मतलब कुंडली ए को क्यू से, यहाँ पर ए का क्यू यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। इट इज़ नॉट कन्फर्म, लेकिन यहाँ पर आपका जो है वामावर्त के अगर हम दाहिने हाथ के नियम के अनुसार अगर हम जाएँ, धारा वामावर्त में होना चाहिए। अब हम क्या लेते हैं इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एक श्रेणी एल आर परिपथ का प्रेरकीय प्रतिघात परिपथ आर के बराबर हो, परिपथ में एक विद्युत वाहक बल E0 कोस ओमेगा टी आरोपित किया जाता है, परिपथ में उपयोग की गई शक्ति यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर। देखिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पावर कंजप्शन के पहले हम इसके बारे में जानते हैं, तो उसको हम P से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर P बराबर हो जाएगा E, अब यहाँ पर लिखेंगे RMS। RMS क्या है, इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर करंट बोलते हैं या फिर वोल्टेज बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, ये उसको हम दर्शाते हैं जिसके अंतर्गत DC होता है। DC करंट वोल्टेज को हम यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको दर्शाएंगे तो हम इसको रखेंगे रूट यहाँ पर MRS, यहाँ पर समझ गए। उसके बाद यहाँ पर ERMS हो गया। उसके बाद I को हम यहाँ पर दर्शाएंगे तो IRMS। उसके बाद कॉस करके यहाँ पर फाई करेंगे। ठीक है, फाई ऐसे लिखते हैं फाई। अब यहाँ पर हम पावर कंजप्शन के बारे में और भी यहाँ पर डिटेल करेंगे।
तो यहाँ पर P बराबर लिख देंगे हम, E को रखेंगे जो कि यहाँ पर हम नियतांक के रूप में लिखेंगे, K भी लिख सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर Z लेंगे, R² प्लस XL का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद XL इधर आ जाएगा। अब यहाँ पर R माइनस Z इसको पक्ष कर दिए, इसको चेंज कर दिए तो 2R हो गया, दोनों को जोड़ दिया R। अब उसके बाद यहाँ पर हम दर्शाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ERMS बराबर E0/√2 लिख देंगे। इसके बराबर यहाँ पर क्या होगा, तो ये जो है यहाँ पर ये जो 2 स्क्वायर है इसको हम क्या कर देंगे, स्क्वायर को तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 नीचे हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो E02 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, पावर कंजप्शन P बराबर यहाँ पर, तो P बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका C वाला करेक्ट आंसर हो जाता है, ये वाला। ठीक है, याद रखिएगा C वाला करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि 1 वोल्ट विभव वाले समविभव पृष्ठ पर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बिंदु A से B तक ले जाने की किया गया कार्य है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा किया गया कार्य 0 होगा। ठीक है, 0 होगा। देखिए देखिए समविभव के जो बिंदु होते हैं, दो बीच के अंतर क्या होता है, 0 होता है। 1 वोल्ट की क्षमता समविभव के सतह पर A और B के इलेक्ट्रॉन को ले जाने के कार्य को 0 कहते हैं। तो यहाँ पर 0 होगा, राइट आंसर आपका ये वाला 0 हो जाएगा, 0 इज राइट आंसर। आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर चित्र में विस्थापन समय ग्राफ द्वारा कण की x अक्ष के अनुदिश गति को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर जो होगा आपका C वाला हो जाएगा। देखिए समय t0 तक कण का वेग बढ़ रहा है और उसके बाद वेग स्थिर हो जा रहा है। मतलब यहाँ पर राइट आंसर जो होगा, जैसे वेग एक समय तक बढ़ता है और फिर स्थिर हो जाता है, तो यहाँ पर आपका C वाला विकल्प जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है कि यहाँ पर एक सीधे लंबे कॉपर तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। उस सीधे तार में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B है। सीधे तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम B को दर्शाते हैं, तो B पर सीधे के दर्शाते हैं, यहाँ पर B लिख देंगे हम। B यहाँ पर म्यू जो हो μ0 I हो गया, या यहाँ पर 2 पाई R इसको ले लेते हैं। ठीक है, या फिर अब यहाँ पर B का हम अनुक्रमानुपाती कर सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं B अनुक्रमानुपाती हो गया, अनुक्रमानुपाती 1/R ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर वैसे लिख सकते हैं। हम इसको सिंपल बना लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे तो B/B1 ऊपर कितना है, तो हम इसको सेंटीमीटर है मीटर में चेंज करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 200 मीटर इंटू 5 मीटर 50। तो इस प्रकार से हम इसको कट पिट करते हैं, तो यहाँ पर काट देते हैं, तो यहाँ पर एक 4 हो जाएगा नीचे और एक ऊपर हो जाएगा, तो 1/4। मतलब यहाँ पर हमारा कितना आएगा, तो B/4 यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका B ऑप्शन, B/4 इज करेक्ट आंसर हो जाता है, ये वाला राइट आंसर हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए चालक, अर्धचालक और कुचालक के वर्जित ऊर्जा अंतरकाल क्रमशः E1 E2 E3 है, इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा पहला वाला, आपका राइट आंसर हो जाएगा E1 E2 E3 आपका यहाँ पर EG। जैसे छोटे बैंड गैप जो होते हैं उनके कारण तापमान जो होते हैं इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के अंतर को पार करता है, तो उसके अनुसार ऊर्जा प्राप्त कर सकते। जैसे कंडक्टरों में जो अर्धचालक और इंसुलेटर और जो अलग बैंड होते हैं उसको हम ऐसे दर्शाते हैं EG। देखिए EG1 इसको हम ऐसे दर्शाएंगे EG1, उसके बाद EG2 या फिर EG3 हो गया, इस प्रकार से। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर E वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, देखिए दिए गए ग्राफ में आवृत्ति के लिए सही संबंध यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो होगा C वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, V1 V2 V3 इस प्रकार से आपको यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, नोट करें यहाँ पर। इसके बारे में और भी डिटेल है जो कि आपको जो है विकी स्टडी यूट्यूब चैनल है उस पर सर्च करके देख सकते हैं, यहाँ पर उसका दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर सवाल दिया है कि यहाँ पर 2 तारों के A और B के एक ही पदार्थ से बने हुए हैं,
ए की लंबाई l, व्यास r है, जबकि b की लंबाई 2l और 2 व्यास है। इन दोनों तारों को समान बल खींचा जाए तो a की लंबाई वृद्धि व b में लंबाई वृद्धि का अनुपात है, यहाँ पर क्या होगा। देखिए a की लंबाई b की लंबाई की आधी है, इसके लिए a का बढ़ाव b का 1/2 होगा। ठीक है, तथा a का क्षेत्रफल b का 4 गुना है, तब क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। इसके लिए a का बढ़ाव b का 1/4 होगा। a के b का बढ़ाव कितना होगा, 1/4 होगा। लंबाई और क्षेत्रफल दोनों का संयुक्त प्रभाव क्या होगा, a का बढ़ता हुआ होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए आपका जो हो जाएगा 1/2 × 1/4 यहाँ पर 1/8 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 1/8 मतलब यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ये वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1/8 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर सवाल दिया है, नीचे दिए गए परिपथ में बिंदु B और C के विभव तथा प्रतिरोध R के मान होंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है, सभी को देख लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पर राइट आंसर देखिए, सबसे पहले देखिए हम पोटेंशियल पॉइंट को जानते हैं ABCD। ठीक है, तो PA BB, VA VB और VC हो गया, VD हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर समझ गए। तो VB मतलब VA इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10V हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थ पोटेंशियल ले लीजिए और यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन C और D के बीच ले लीजिए। तो यहाँ पर आपका जो है डिफरेंस B और C का और C और D का दोनों का ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पर समझिए कि अगर हम C और D का हम डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर 4V होगा, और अगर B और C का निकालेंगे तो यहाँ पर आपका 6V होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 ओम होगा और ऐसे V होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा 10V 4V 6 ओम यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपका C वाला राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, C यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10V 4V और 6 ओम यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। सो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा, किसका कितना आंसर आया है, कितना मार्क्स आया है, वो आपका सही से है या नहीं, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जिसका जितना भी आया है मार्क्स नीचे लिख सकते हैं सभी लोग। ठीक है, तो इस बार का पेपर फिजिक्स का आसान था, क्योंकि पिछली बार का पेपर देखेंगे तो बहुत ही टफ था। आप पिछला वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप विक्की स्टडी गूगल में सर्च करके, यूट्यूब में सर्च करके विक्की स्टडी जो है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं चैनल को। वहाँ पर मैंने 2023 का जो है सॉल्व कराया हूँ, उसको एक बार देख सकते हैं। बहुत ही टफ आया था, लेकिन इस बार थोड़ा आसान है, तो हो सकता है इस बार कट ऑफ हाई होगा। सो उम्मीद है यहाँ तक आप क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले वीडियो में हम केमिस्ट्री को सॉल्व करेंगे, तो और लास्ट में आपको बायोलॉजी को सॉल्व करूँगा और इंग्लिश का, और डिटेल में बताऊँगा कि इस बार कट ऑफ क्या होने वाली है, क्योंकि इस बार का पेपर थोड़ा आसान है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।